Hello friends, welcome in my IT channel. This is Vikas and in this particular video I'm going to talk about Pandas. Pandas Python की एक लाइब्रेरी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है टू डायमेंशनल डेटा के साथ डील करने के लिए। तो वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी इंडेक्सिंग तक व्हाट इज पांडास से लेकर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पांडास। तो पांडास एक पाइथन का ओपन सोर्स पैकेज या लाइब्रेरी है दैट इज यूज्ड टू हैंडल टू डायमेंशनल डेटा और रिलेशनल डेटा और लेबल डेटा। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल डेटा का मतलब है टैबुलर फॉर्म का डेटा, और डेटा के साथ डील करने का मतलब है कि उस डेटा को हम जैसे एक्सेल या पावर बीआई में एनालाइज करते हैं, उसका ईडीए परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उसकी क्लीनिंग करते हैं, डुप्लीकेसी रिमूव करते हैं और कुछ इनसाइट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं। तो जो एनालिटिकल स्टेप्स होते हैं, एनालिसिस होती है डेटा पे, वो परफॉर्म करने के लिए हम नॉर्मली टूल्स में एक्सेल, पावर बीआई, टैब्लो जैसी चीजें यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस पाइथन के थ्रू करना चाहें तो आप वहां पे पांडास यूज करेंगे। तो पांडास बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है टू डायमेंशनल डेटा को क्लीन करने के लिए और उसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी डेवलप्ड इन 2008। तो बेसिकली जो पांडास है वो टू डायमेंशनल डेटा को दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके समझता है। एक को हम सीरीज कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सीरीज समझो। सीरीज जो है पाइथन में डिक्शनरी का एक्सटेंशन है। जैसे आप डिक्शनरी यूज करते हो पाइथन में, वैसे उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म एक्सटेंशन है। या फिर आप सीरीज जो है वो लिस्ट से भी बना सकते हो, डिक्शनरी से भी बना सकते हो। तो उसी का एक्सटेंशन है जिसमें इंडेक्स नंबर को एसोसिएट करके साथ में शो कराया जाता है एक कॉलम, सिंगल कॉलम। टू डायमेंशनल डेटा का जो एक सिंगल कॉलम है आप उसे बेसिकली सीरीज कह सकते हैं। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी पाइथन की लिस्ट या जो डिक्शनरी है उससे फास्ट है ऑपरेशंस करने में। एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे बड़े डेटा के साथ डील करते हैं। जब भी हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो अगर हम डिक्शनरी यूज करने लग जाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे पांडास का सीरीज जो है वो थोड़ा सा फास्ट है। इसके अलावा सीरीज का कलेक्शन जो एक टेबल बनाता है उसी को हम डेटा फ्रेम कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नेस्टेड लिस्ट से बना सकते हैं। डेटा फ्रेम्स बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सीरीज का कलेक्शन आप कह सकते हो इसको, या फिर अलग अलग लिस्ट के कलेक्शन से, या फिर बहुत सारे डिक्शनरीज के कलेक्शन से भी डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है। तो नॉर्मली एक्सेल या पावर बीआई में जिसे आप टेबल बोलते हैं उसी टेबल को यहाँ पाइथन में डेटा फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं डेटा फ्रेम बोल रहा हूं तो मैं डेटा सेट की बात कर रहा हूं या फिर मैं किसी टेबल की बात कर रहा हूं, एक ही बात है ना, उसके सिनोनिम्स है। बस पांडास में उसे डेटा फ्रेम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अभी हम सीधे प्रैक्टिकल पे चलते हैं तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज बनाना सीखेंगे कि तो हम सीरीज कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं पांडास एस पीडी। ठीक है, तो ये एलियास है। एंड उसे इंपोर्ट करने से भी पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर हमारे सिस्टम पे नहीं है। तो यही जुपिटर में उसे इंस्टॉल करने के लिए आप लिख सकते हैं pip इंस्टॉल पांडास, और इसे रन करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी आपके जुपिटर में। एंड देन आप यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर सकते हो और इसे रन कर दोगे आप। तो अब क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये इंपोर्ट भी हो गया। इसके साथ हम numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, numpy एज np। तो जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर हम सिर्फ फिलहाल पांडास के साथ काम करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ पांडास करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमें कुछ फंक्शंस numpy की भी जरूरत पड़ जाएगी तो हम उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज बनाना देखते हैं। तो हम लिखते हैं pd.series यहाँ पे, और इसका एस कैपिटल रखिएगा, सीरीज। और इसके अंदर आप कोई एरे पास कर सकते हो, कोई लिस्ट पास कर सकते हो, कोई डिक्शनरी हो सकती है। इस सभी को एक सीरीज में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, उस पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ।
ठीक है, मैंने 400 500 ऐसे करके लिखा। अगर मैं इसको एंटर करूं तो आप देखना यहाँ पे ये एक कॉलम के रूप में इसको दिखाएगा। साथ में इंडेक्स नंबर्स जो इसके हैं बाय डिफॉल्ट उनको यहाँ पे दिखा रहा है। ये इंडेक्सेस हैं, तो एक जो हमारा एरे होता है या लिस्ट होता है उसमें इंडेक्सेस होते हैं। सीरीज में वो इंडेक्सेस यहाँ दिखने लग जाते हैं सामने और एक कॉलम के फॉर्मेट में डेटा आ जाता है। तो अगर आप चाहो तो इन इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इंडेक्स इक्वल और आप यहाँ पे बता दो कि आप क्या इंडेक्स करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट में भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, सेकंड, देन मैंने लिखा थर्ड, मैंने लिखा फोर्थ, एंड मैंने यहाँ पे लिखा फिफ्थ। ठीक है, ऐसे करके। तो अगर मैं इसको अगेन एंटर करूंगा, सॉरी कहीं पे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट मुझे एक्स्ट्रा यहाँ से रिमूव करना है, एंड सी यहाँ पे मैंने जो इंडेक्सिंग दी थी वो यहाँ सीरीज में आ रही है। ठीक है, इसको आप चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने डेटा नाम का वेरिएबल दिया, अभी मेरी सीरीज यहाँ पे आ गई है और आप इस डेटा सीरीज को नॉर्मल इंडेक्स करके किसी एरे की तरह यूज कर सकते हो। जैसे किसी एरे में से वैल्यूज फेच करते हैं इंडेक्स दे करके, तो इसमें हम स्लाइसिंग भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 से लेके एंड 3 तक के नंबर्स चाहिए, तो आपको 1 से लेके 3 तक के सीरीज के नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूसिव नहीं होती है किसी भी रेंज में, तो इस वजह से 1 और 2 यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं। तो सीरीज बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीरीज हम बना सकते हैं, एक एम्प्टी सीरीज हो सकती है, या फिर एरे से बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एरे को सीरीज में पास कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने np.array लिया हुआ, उसको हमने पास किया, इंडेक्सेस यहाँ पे लगा दिए। हमारे पास कोई लिस्ट है, हम उसको सीरीज में पास कर सकते हैं। हमारे पास कोई डिक्शनरी है, हम उसका यूज करके भी सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कीज होती हैं उनको ये इंडेक्स बना देता है और जो वैल्यूज है उनको नॉर्मल कॉलम में रख देता है। तो ये आपके लिए एक इंडेक्स हो जाएगा, कि इंडेक्स हो जाएगा, कि इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई स्केलर वैल्यू है उसी को रिपीट कर देगा और यहाँ पे आप इंडेक्सेस लगा दो, तो सिंगल वैल्यू का भी आप एरे बना सकते हो, सॉरी डिक्शनरी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू रख दी है ना, ये हटा देता हूँ, सिंगल वैल्यू रख दी। ठीक, अभी आप डेटा को यहाँ पे प्रिंट करके देखो, तो एक स्केलर सिंगल वैल्यू रिपीट कर देगा सभी कॉलम्स के लिए। तो ये 9 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप इनको ट्राई करना। सभी तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इनको लिख सकते हो, इनको प्रैक्टिस कर लेना। अलग अलग तरीके से आप इनको रन करके देखोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगली जो मतलब एलिमेंट है हमारे पास पांडास के पास, वो है डेटा फ्रेम। तो हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं, और डेटा फ्रेम बनाने के लिए देखिए कई अलग अलग तरीके डेटा फ्रेम बनाने के लिए भी हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो हम किसी CSV या एक्सेल फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम MySQL से भी डेटा सेट कोई टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। एरेज का यूज़ करके, डिक्शनरीज का यूज़ करके डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है pd.data frame, और आप यहाँ पे जैसे नेस्टेड लिस्ट पास कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे लिस्ट दी 1, 2, 3, 4, 5, और फिर एक और लिस्ट मैंने यहाँ पे पास करी 7, 8, 9, 6, ऐसे करके मैंने यहाँ पे 5, 5, 5, 5 ऐसे करके मैंने 3 यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट लगा दी। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। आई थिंक ब्रैकेट कहीं पे एक एक्स्ट्रा है, ये लगाना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और आपके सामने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनकर के आ गया, 2 डायमेंशनल डेटा। देखो यहाँ पे एक वैल्यू कम है तो उसकी जगह नल दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर दी और अब इसको रन कर दिया। ये इसके कॉलम्स है और रो नंबर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि 3 लिस्ट है यहाँ पे, तो तीनों लिस्ट के लिए ये दिखा रहा है। अब देखिए, इसको आप इंडेक्स और कॉलम दोनों प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉमा करके कॉलम्स, और क्योंकि आपके पास 5 कॉलम्स है तो आप यहाँ पे कॉलम्स ले सकते हो। जैसे मैंने एक कॉलम नाम दे दिया A, एक को दे दिया B, ऐसे करके मैं C दे सकता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे D दे दिया, ठीक है, एंड E दे दिया। तो 5 कॉलम है और कॉलम पास कर दिए। देन इंडेक्स, और इंडेक्स में मुझे क्या देना है, तो चलो इंडेक्स में 1, 2, 3 सिंपल दे देता हूँ, ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मैंने कॉलम दिए वो कॉलम आ रहे हैं, और जो यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस दिए वो इंडेक्सेस आ रहे हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। आप इसको कोई वेरिएबल का नाम दे सकते हो, जैसे मैंने डेटा दे दिया, और अभी आपके पास एक टेबल है डेटा के नाम की, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम बनाने का तरीका है पांडास में।
वैसे हमारे पास पहले से डेटा रहेगा, CSV फाइल रहेगी, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। बट कभी अगर आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस तरीके से डेटा फ्रेम बना सकते हो, है ना। और डिक्शनरीज हैं जैसे आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसको नाम दे देता हूँ क्या, कॉलम, कॉल वन, ऐसे। ये डिक्शनरी है मेरे लिए। तो अगर आप डिक्शनरी पास कर रहे हो तो डिक्शनरी में जो की है उसको हेडिंग बना देता है, कॉलम बना देता है। इसको ये कंप्लीट कॉलम एक कॉलम की सारी वैल्यूज बना देगा। तो यहाँ पे जो दूसरा बनेगा, जैसे मैंने बोला कि ये बनेगा कॉल टू, ठीक है, और ये बनेगा कॉल डैश करके थ्री। तो ये तरीका है ना, इसको बनाने का। अब क्योंकि कॉलम मेरे पास कितने बचे, 3 ही बचे, और ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो कीज है ना ये खुद ही कॉलम बन जाएंगे, तो मुझे फिर कॉलम अलग से देने की जरूरत नहीं है। एक तो 3 ही है, मैंने 5 दे दिया था, वो दूसरा पैटर्न था। वो क्या कर रहा था कि इसको उठा करके यहाँ रो वाइज रख रहा था, ठीक है, एक रो और दूसरी लिस्ट को दूसरी रो, तीसरी लिस्ट को तीसरी रो। लेकिन जब आप एक लिस्ट को डिक्शनरी के अंदर पास करते हो तो इस पूरे को वो एक सिंगल कॉलम बनाएगा, कॉलम में कन्वर्ट करेगा। तो आपके पास इंडेक्सेस कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंडेक्सेस अलग कर दिए। फाइनली मुझे डेटा मिल गया है और आप देख सकते हो, ये देखो। तो जैसे मैंने बताया था कि कॉलम 1 को ये क्या बना देगा, ये कॉलम में रख देगा, और ये पूरा जो आपका लिस्ट है वो एक सिंगल कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पे जो इंडेक्सेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लिस्ट और डिक्शनरी में लिस्ट को ये क्या कर रहा है कि एक रो बना दे रहा है, जबकि इसमें डिक्शनरी में लिस्ट को एक कॉलम बना दे रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट एट द एंड ये किसी भी मतलब लिस्ट या डिक्शनरी या एरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, एक एक करके मैं बाकी चीज़ें भी आपको बताऊंगा यहाँ पे कि डेटा फ्रेम और कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैं पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड आपके पास जैसे pd डॉट रीड CSV करके, रीड CSV करके एक फंक्शन है। आपके पास सिस्टम पे, लोकेशन पे अगर कोई भी CSV फाइल पड़ी है, ठीक है, कोई भी CSV फाइल पड़ी है, तो आप उस CSV फाइल को यहाँ पे रीड करा सकते हो, डेटा फ्रेम में सीधे इंपोर्ट हो जाएगी। बट हाँ, लोकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लोकेशन समझनी पड़ेगी कि ये लोकेशन कहाँ है। तो ये जो लोकेशन है, जैसे कि सिस्टम पे कोई एक लोकेशन होगी, देखो यहाँ पे बहुत सारी CSV फाइल्स पड़ी हैं ऑलरेडी। तो जिस फोल्डर में आपने जुपिटर को ओपन कर रखा होगा उसी फोल्डर में आप अपनी कोई भी फाइल रख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो मैं उनमें से किसी भी एक फाइल का नाम अगर यहाँ पे दे देता हूँ तो उस फाइल को ये इंपोर्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा loan.csv, ठीक है, डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेगा। तो मैंने सिर्फ नाम दिया और ये इंपोर्ट कर रहा है, ये देखो इंपोर्ट करके ले आया। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे मेरी ये जुपिटर फाइल पड़ी है, ये जुपिटर फाइल है, उसी लोकेशन पे ये CSV फाइल भी पड़ी है। तो ये डायरेक्टली नाम देने से इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर लोकेशन अलग है, किसी और जगह पे है, तो आपको कंप्लीट लोकेशन ऐसे करके लिखनी पड़ेगी। लेट्स से फोल्डर का नाम है और ऐसे करके है, तो आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, उसे कॉपी करना पड़ेगा। बट अगर सेम लोकेशन पे है तो सिंपल यही है कि आप फाइल को उठा के सेम लोकेशन पे रख लो और उसे इंपोर्ट कर लो। तो आप इस तरीके से CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, DF नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इंपोर्ट हो करके यहाँ DF में स्टोर हो गई है। ऐसे आप एक्सेल फाइल अगर इंपोर्ट करना चाहो तो एक्सेल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको लिखना है pd डॉट रीड एक्सेल, ठीक है, एक्सेल। और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, अपनी एक्सेल फाइल का नाम। तो जैसे मैंने लिखा XLSX, ये रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड फाइल है हमारी, और इस पे मैं शीट का नाम भी मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारी जो फाइल है उसमें एम्प्लॉयज नाम की एक शीट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपके सिस्टम पे सेम लोकेशन पे एक्सेल फाइल पड़ी होगी, उसमें शीट का नाम होगा। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो वो इंपोर्ट करके ले आएगा एक्सेल फाइल के अंदर जो टेबल होगी उसको। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी एक्सेल फाइल को रीड करोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर आ रही है, मैं देख लेता हूँ। कह रहा है रिकॉर्ड्स नाम की कोई फाइल नहीं है। आई थिंक ये मेरी लोकेशन से डिलीट हो चुकी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये लोकेशन है, यहाँ पे चेक करते हैं। आई थिंक मार्कशीट डॉट CSV सारे CSV फाइल्स हैं, कोई भी एक्सेल फाइल यहाँ पे नहीं है। डेटा फाइल करके है एक एक्सेल फाइल। चलो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ
डेटा फाइल, ठीक है। तो अभी आई थिंक अगर ये सेम फाइल है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये इसे इंपोर्ट करेगा डेटा फाइल डॉट XLSX, और इसमें शायद एम्प्लॉयज़ नाम का कोई फोल्डर फाइल नहीं है, शीट नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, आपको उसी लोकेशन पे ले चलता हूँ। ये है डेटा साइंस टेस्ट, इसी लोकेशन पे है मेरी ये फाइल डेटा, ये रही डेटा फाइल। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। सी, यहाँ पे शीट 2 शीट 1 अलग अलग नाम है। जैसे शीट 1 पे एक फाइल पड़ी है, एक टेबल पड़ी है, शीट 2 पे एक पड़ी है, शीट 3 पे कुछ नहीं है। तो इसमें से कोई नाम मैं दे सकता हूँ, ठीक है। शीट 1 दे सकता हूँ, ये वाला टेबल आ जाएगा, शीट 2 दे सकता हूँ। चलो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस अपनी जुपिटर फाइल में आकर के शीट का नाम दे देता हूँ, एम्प्लॉयज कीजिएगा, नाम है शीट 1, ठीक है, और इसे रन कर देता हूँ। तो सी, वहां से उसने टेबल को इंपोर्ट कर लिया। बट एक चीज ध्यान रखना, जब आप एक्सेल फाइल ओपन करोगे ना, एक्सेल फाइल रीड करने के लिए आप डायरेक्टली इसे रन नहीं कर पाओगे। आपको एक छोटा सा मॉड्यूल इंपोर्ट इंस्टॉल करना है। आप लिखोगे pip इंस्टॉल और ओपन पाई एक्सेल, ठीक है। ओपन पाई एक्सेल करके एक छोटा सा मॉड्यूल है, आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल करोगे और उसके इंस्टॉलेशन के बाद आपकी ये फाइल इंपोर्ट होगी। अदरवाइज ये फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये XLSX एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस एक्सटेंशन की वजह से नॉर्मल फाइल जो है डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती, यहाँ पे आपको ये छोटा सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड देन ये एक्सेल फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी MySQL फाइल डेटा से डेटाबेस से आप कैसे फाइल इंपोर्ट करते हो, टेबल इंपोर्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, एक कनेक्टर प्रोग्राम है, छोटा सा ड्राइवर आप उसे कह सकते हो। वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, MySQL डैश कनेक्टर, ठीक है। आपको लिखना है डैश एंड कनेक्टर डैश पाइथन, ठीक है। आपको इसे यहाँ पे रन करना है। जब आप इसे यहाँ पे रन करोगे तो ये कनेक्टर या प्रोग्राम आपका इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपके इस जुपिटर को, पांडास को MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो आपको इसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसे इंपोर्ट भी करना है। तो आपको इंपोर्ट करते टाइम पे लिखना है MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिएगा। तो मैं जैसे SQL रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, और एंटर कर दिया। तो इफ एवरीथिंग इज ओके तो आपका ये MySQL डॉट कनेक्टर यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसका नाम है SQL। अब मैं SQL का यूज करके कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ होस्ट का नाम। तो क्योंकि हमारे सिस्टम पे ही है, सेम सिस्टम पे है हमारा जो MySQL, तो ये लोकल होस्ट कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया। अगर किसी सर्वर पे होता तो उसका IP एड्रेस यहाँ पे रख देते हैं। और डेटाबेस यहाँ पे रखा मैंने, और डेटाबेस पे मैंने नाम रखा, जैसे मेरे MySQL में डेटाबेस का नाम है VIP, और उसमें यूजर का नाम है रूट, एंड देन पासवर्ड भी हमें देना होता है। तो पासवर्ड लेट्स से मेरे में पासवर्ड है @123, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, उस कनेक्शन को बना लेगा। मतलब मैं इसको नाम दे देता हूँ DB, डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा ये। तो अभी तो ये कनेक्ट हो गया है। अब मुझे pd डॉट रीड अंडरस्कोर SQL लगाना है और यहाँ से मुझे रीडिंग करनी है। तो पहले तो इसमें दो चीजें आपको बतानी है, एक आप क्या फेच करना चाह रहे हो उस डेटाबेस से। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा। तो MySQL की क्वेरी आपको लिखनी है, जैसे मैंने कहा सब कुछ लेकर के आओ, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम जो EMP टेबल है, ठीक है, EMP टेबल है उससे। कोई कंडीशन लगानी तो लगा सकते हो, जैसे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, ऐसा कुछ करके। अगर आपको कंप्लीट टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे एंड देन यहाँ पे आपको कनेक्शन का नाम लिखना है। तो मेरे कनेक्शन का नाम क्या है, DB से मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये MySQL से डेटा आपको इंपोर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो वैसे रीड SQL जो है ये रीड करता है इस MySQL से कनेक्शन स्टैब्लिश करके, कंप्लीट टेबल को रीड करके लेकर के आएगा और इसमें कॉलम्स के नाम भी होंगे। बट आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, जिसमें हम चाहें तो कॉलम का नाम रीड ना करें। तो ये कॉलम का नाम रीड नहीं करेगा। अभी देखो इसने कॉलम के नेम के साथ डेटा को रीड किया है और पूरी टेबल भी यहाँ पे रीड करके ले आया है, ठीक है।
अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, जिस तरीके से आप सिर्फ टेबल का डेटा फेच कर सकते हो, आपको कॉलम्स के नाम नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको db डॉट कर्सर करके फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा, इसको भी आप एक नाम दे दो, db डॉट कर्सर, CUR नाम दे देता हूं मैं। कर्सर जो एक एक रीडिंग के लिए कर्सर प्रोग्राम यूज होता है, तो वो CUR डॉट और एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है, जिसमें मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, नाम था टेबल का EMP। ये क्वेरी है जो एग्जीक्यूट करेगा, कर्सर डेटा लेकर के आएगा। और अब अपने कर्सर को मैं बोलूंगा कि सारा डेटा जो है वहां से लेकर के आए हो, उससे सारी रोज रीड करो और उन रोज को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो रोज नाम का वेरिएबल आ गया। अब ये सारी रोज उठा करके मैंने कहा इनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम बना देना। ये रही सारी रोज और उनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दे देना। अब चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में रख लो, है ना। जैसे मैंने इसको दे दिया टेबल इक्वल। तो अभी मैं टेबल को यहाँ पे प्रिंट करूं तो आप देखोगे आपको टेबल मिल जाएगी। पिछले वाले में कॉलम के नाम भी ले आया था, लेकिन इसमें नाम नहीं लेकर के आया। तो आप इस तरीके से MySQL से डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि हम डेटा फ्रेम कितने अलग अलग तरीके से बना पाते हैं पांडास में। तो अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूं एंड अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास सीरीज हो, कई सारी सीरीज हो, तो उनको कंबाइन करके हम कैसे डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ OB1 और एक डिक्शनरी यहाँ पे बना रहा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कानपुर और यहाँ पे कानपुर की कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिखा फतेहपुर, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मैंने दे दी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा देहरादून लिख देता हूँ, कोई सिटी लिख देता हूँ, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दे देते हैं एंड एक सिटी और ले लेते हैं, चलो लखनऊ ले लेते हैं एंड मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो ये मेरे लिए एक डिक्शनरी है। ऐसे ही मैं एक दूसरी डिक्शनरी बनाता हूँ OB2 करके। तो लेट्स से यहाँ पे की सेम है, बट ये जो है ये कुछ वैल्यू है, एक वैल्यू आप इसे बोल सकते हो कि एरिया हो सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया 1.2, डेंसिटी हो सकती है, कुछ ऐसे करके वैल्यूज। इसको मैंने 3.4 रख दिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू हो सकती है, 5.6 हो सकता है। इसको मैंने जीरोज यहाँ से हटा दिए, तो यहाँ 9.0 ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये मेरे पास दो अलग अलग सीरीज है। अब इन दोनों सीरीज की कीज सेम है, तो इसको मैं इंडेक्स की तरह यूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। ये हमें फैसिलिटी मिलती है पंडाज में। कह रहा है कि एक लिस्ट के अंदर दोनों सीरीज को पास कर दो, OB1 OB2, ये लो, और ये दोनों को कंबाइन करके आपको एक डेटा फ्रेम बना के दे देगा। ये देखो, तो इसने क्या किया, जो यहाँ पे वैल्यूज है ना उनको कॉलम में लेकर के गया और इन सबको वैल्यू उठा करके सामने रख दिया। तो ये भी एक तरीका है, जब आप सीरीज कंबाइन करते हो तो सीरीज जो है वो एज इट इज कंबाइन होकर के एक डेटा फ्रेम बना दे रही है। अच्छा, इसमें ट्रांसपोज का भी एक ऑप्शन होता है। पहले तो मैं इंडेक्स लगा दूं इस पे, तो अगर मैं इंडेक्स लगाना चाहूं तो मैंने यहाँ पे दिया कि लेट्स से ये जो है फर्स्ट जो है वो एरिया है और दूसरा जो है वो रेट है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं इस पे .t लगा दूं, अगर .t लगा दूं तो देखो ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देता है। इसको ट्रांसपोज करना बोलते हैं, इसने ट्रांसपोज कर दिया। और इसको मैं किसी वेरिएबल में चाहूं तो स्टोर कर सकता हूं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया डेटा, तो भी डेटा आ गया। अब डेटा में हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अगर मैं किसी भी डेटा फ्रेम में अगर कोई नया कॉलम ऐड करना चाहूं तो आसान है, बहुत आसान है। आप लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में कॉलम का नाम, जैसे मैंने लिखा कि ये डेंसिटी है, इक्वल। तो अगर ये डेंसिटी है तो आपको एक सीरीज चाहिए होगी यहाँ पे। तो सीरीज या एरे आप पास कर सकते हो कोई, जिसमें इतनी वैल्यू हो, कितनी, 4 वैल्यूज हो, तो वो कॉलम बना देगा। या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग कॉलम में से वैल्यूज निकाल के इसमें रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा डेटा में जो एरिया नाम का कॉलम है उस पे आप क्या करो, डिवाइड करो डेटा में जो रेट नाम का कॉलम है उससे, ठीक है, रेट नाम का कॉलम है उससे, ऐसा। और जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि यहां पे नया कॉलम ऐड हो गया, ये देखो, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप किसी भी कॉलम को इस तरीके से
टाइप करोगे और एंटर करोगे तो वो कॉलम फैच होकर के आपके सामने आ जाएगा। ये देखो, सिर्फ एक कॉलम अगर आपको उठाना है तो आपको लिखना है डेटा और ब्रैकेट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट में कोटेशन के अंदर कॉलम का नाम। और इसका दूसरा तरीका भी है, आप चाहो तो डेटा डॉट एरिया लगा के भी कॉल कर सकते हो। सी सेम चीज है। तो यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि डेटा डॉट एरिया, और इसको मैंने रिमूव किया, यहाँ से इसको रिमूव, डेटा डॉट रेट, दोनों को डॉट से कॉल कर सकते हो। लेकिन जब आप कॉलम बना रहे होगे ना तो यहाँ पे आपको कोटेशन में लिखना है, यहाँ पे डॉट नहीं लिखना। ये डॉट तभी काम करता है जब कॉलम पहले से हो। जब आप नया कॉलम बना रहे हो तो वहां पे ये वाला तरीका काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम डेटा फ्रेम्स को, या जो हमारी कहते सीरीज हैं, उनको कॉन्कैट कर सकते हो और बना सकते हो एक डेटा फ्रेम। तो मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। एंड और तरीके हो सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे दो डेटा फ्रेम, छोटे डेटा फ्रेम बनाता हूँ और उनको कॉन्कैट करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास एक ये डेटा फ्रेम बन रहा है। अच्छा, मैं इसको भी डिक्शनरी के थ्रू ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे चलो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो डिक्शनरी के अंदर मैंने एक लिस्ट ली, यहाँ पे नाम दे दिया राजू और यहाँ पे नाम दे दिया करण। ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और एक और आईडी करके बनाया और इस पे भी लिस्ट पास कर दी 1,2। तो एक तो डेटा फ्रेम इसका बनाएंगे हम D1 का। ठीक है, तो मैं इसका डेटा फ्रेम बना देता हूँ। df1 इज इक्वल pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे D1 को पास करूंगा, ये मेरा डेटा है। और यहाँ पे जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपको ये बना करके दे देगा डेटा। अच्छा, इसमें इंडेक्सेस अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉमा इंडेक्स इज इक्वल 1,2 और इसे एंटर कर दोगे। ठीक है, तो हाँ सॉरी, यहाँ पे इस पे कॉलन का साइन लगाना है एंड एंटर। ये रहा हमारा df1। ठीक है, id 1,2 नेम। अब ऐसे ही मुझे एक और डेटा फ्रेम बनाना है, तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। इसको पहले मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको बोलता हूँ D2। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, डेटा 2 में चलो मैं एक ही नाम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे नाम मैंने रखा, और ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास डेटा फ्रेम है जिसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उसकी जो आईडी है वो भी एक सिंगल वैल्यू है कोई, जैसे कि 3 ऐसा। तो ये डेटा 2 है और ये डेटा फ्रेम के नाम से है डेटा फ्रेम 2। ठीक है, इसको भी बना देते हैं D2। अब क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है तो इस पे जो इंडेक्स नंबर आएगा वो भी एक ही आएगा। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे df2 को रन कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको डेटा फ्रेम 2 मिल जाएगा जो कि बेसिकली डेटा 2 से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप एक बार चेक कर सकते हो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। नेम विकास आईडी, ये मेरे डेटा सेट हो गया, एंड डेटा फ्रेम और इंडेक्स 3। ठीक है, तो इसको मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में लिख देना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, सी। तो एक डेटा सेट मेरे पास df1 ये है और एक छोटा सा डेटा सेट ये है। अब हमारे पास pd डॉट और यहाँ पे कॉनकैट करके एक फंक्शन है, आप उसका यूज करके दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे df1 कॉमा df2। ठीक है, और एंटर कर दोगे तो देखो दोनों कंबाइन हो गए, उसी के नीचे आ गया। अच्छा, इसमें आप इसको जो है कॉनकैट कर सकते हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसके कॉनकैट करने के। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कीज क्या रहेगी, आप बोल सकते हो कि एक्सिस क्या रहेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस आपको लिखना है और 0 लगा देना। तो 0 का मतलब होता है रो वाइज, तो देखो इसने उसी के आगे रो ऐड कर दिया। अगर मैं इसको लिख दूं 1 तो ये देखो कॉलम वाइज ऐड कर देगा। तो नेम आईडी के आगे दूसरा वाला डेटा ऐड कर दिया, देन ऑब्वियसली उसके सामने कोई वैल्यू नहीं थी तो उसने NaN कर दिया, नल नल कर दिया। थर्ड वाले पे नंबर में वैल्यू थी तो इधर कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से NaN कर गया। तो df1 df2 को कॉन्कैट करने का सबसे सही तरीका यहाँ पे 0 वाला ही है। 0 जो एक्सिस है उसी में कॉन्कैट करेंगे तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और कई बार आपके पास बड़ा डेटा सेट होता है, दूसरा डेटा सेट होता है, तो भी आप उसे कॉन्कैट कर सकते हो। यहाँ पे इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये कुछ दूसरा ही डेटा सेट होता, यहाँ पे मैंने लिख दिया विकास और सोहन, 2 हैं जैसे। ठीक है, और यहाँ पे जो आईडी है वो आईडी भी लिस्ट में ले आते हैं।
3 की जगह वहाँ पे मान लो है कुछ करके 4,7 ऐसा कुछ नंबर है या 5 है ऐसे। तो ये DF2 जो है, आप इंडेक्स में भी 2 आ गए आपके तो 3,4 कर देते हैं या 4,5 कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये वाली लिस्ट यहाँ पे क्लोज करनी थी सी। तो ये मेरा DF2 है, इस बार इसमें भी 2 हैं। अब जब मैं इन दोनों को कॉन्कैट करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 2 है और 4 5 है। ऐसा हो सकता है कि इसका भी इंडेक्स 1 2 होता, ये दूसरा ही डेटा सेट है लेट्स से, है ना, तो इसका भी 1 2 होता ऐसे करके, ये 1 2 1 2। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करता तो ये इस तरीके से कंबाइन होता, ठीक है, मतलब दोनों कॉन्कैट हो रहे हैं बट इस तरीके से हो रहे हैं। तो अब इसका इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप चाहो तो इसकी इंडेक्सिंग को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो आपका एट्रीब्यूट है उसका नाम है इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स और इस पे लिख देना है ट्रू। तो जैसे आप इग्नोर इंडेक्स ट्रू लिखोगे तो इंडेक्सिंग हटा देगा पुरानी और नई इंडेक्सिंग यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है इसको कंबाइन करने का। इसके अलावा आप कीज ऐड कर सकते हो, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो दोनों को, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कीज, तो यहाँ पे लिख सकते हो DF1, DF2 ऐसे करके कीज ऐड कर सकते हो। देखो तो अलग से डेटा सेट का की ऐड करके दिखा देगा ये, है ना। इसके अलावा ये कॉन्कैटिनेशन हुआ, मैं आपको मर्जिंग करके भी यहाँ पे दिखाता हूँ। आप अलग अलग फाइल्स को उठा के मर्ज कर सकते हो यहाँ पे, ये भी एक तरीका हो सकता है pandas में। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है pd.readcsv, एक फाइल हम यहाँ पे रीड करेंगे, फिर कॉमा, सॉरी यहाँ पे दूसरी फाइल में रीड कर ले रहा हूँ, और इन दोनों फाइलों को हम नाम दे देते हैं। तो इसको नाम दे देता हूँ ABB, क्योंकि एब्रीविएशन नाम की एक फाइल है। एक फाइल यहाँ पे एरिया नाम की आने वाली है, और ऐसे ही मैं एक फाइल को और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये तीसरी फाइल होगी मेरी। इस तीसरी फाइल में क्या है, इस तीसरी फाइल में लेट्स से पॉपुलेशन है, डेटा है, ठीक है। ये 3 फाइल है। तो मैं एक बार फिर से आपको उसी लोकेशन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आओ, यहाँ पे स्टेट्स का डेटा फोल्डर है और इसमें ये 3 फाइलें हैं जो मुझे रीड करनी है, ठीक है। स्टेट एब्रीविएशन, स्टेट एरिया, स्टेट पॉपुलेशन। फोल्डर का नाम है स्टेट्स डेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा जो रीड CSV है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट्स डेटा स्लैश स्टेट एब्रीविएशन, ठीक है। ये लिखना था, फाइल का नाम .csv। ऐसे ही ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, क्योंकि फाइल के नाम तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहाँ पे रखा स्टेट एंड एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी रख देते हैं स्टेट पॉपुलेशन है। ये 3 फाइलें यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ABB अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे स्टेट एब्रीविएशन का डेटा आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे एरिया लिखोगे तो एरिया का आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो ये एरिया दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे पॉपुलेशन दे दोगे तो ये पॉपुलेशन का डेटा दिखा देगा। तो इस तरीके से आप 3 अलग अलग फाइलों को यहाँ पे रीड कर सकते हो, CSV फाइलें हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन फाइलों को यहाँ पे मर्ज करना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे pd.merge, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉपुलेशन को ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एब्रीविएशन को। ये 2 अलग अलग डेटा सेट हैं और इन दोनों को मुझे यहाँ पे मर्ज करना है। तो जब आप मर्ज करते हो तो एक तरह का ज्वाइन है, ये जैसे SQL वगैरह में होता है वही ज्वाइन है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को मर्ज कर रहे हैं, पॉपुलेशन और एब्रीविएशन को। तो पॉपुलेशन ये रहा, एब्रीविएशन ये रहा, दोनों में हमें एक कॉलम चाहिए होगा जो कॉमन हो। देखो एब्रीविएशन में स्टेट और एब्रीविएशन नाम से 2 कॉलम है, और देखते हैं पॉपुलेशन में क्या है, स्टेट रीजन के नाम से, एजेस एरिया के नाम से, पॉपुलेशन के नाम से। तो देखो ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम पॉपुलेशन में, और ये जो कॉलम है एब्रीविएशन में, ये दोनों ऑलमोस्ट मैच करते हैं, है ना, इस सिमिलर है। तो जब हम मर्जिंग करेंगे ना तो इसी कॉलम के बेस पे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, दोनों तो हमने लिख दिया। हाउ में लिख सकते हो आपको इनर ज्वाइन लगाना है या आपको आउटर ज्वाइन लगाना है, ठीक है। तो हमने आउटर लिख दिया, कंप्लीट। एंड देन यहाँ पे आप बताओगे कि लेफ्ट जो हमारा डेटा है उसमें कौन सा कॉलम है जो मैच करता है इससे, और ऐसे ही आपको राइट में लिखना है कि राइट में कौन सा कॉलम है जो मैच करता है। तो मैंने जैसे लेफ्ट में बोला कि स्टेट
रीजन नाम का कॉलम है, और फिर कॉमा लगाया और इस पे मैंने लिखा राइट ऑन, मतलब राइट टेबल में जो हमारे पास फंक्शन है उसका कॉलम है उसका नाम है एब्रीविएशन। ठीक है, इन दोनों कॉलम के बेसिस पे हम इसको कंबाइन करने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं। तो देखो दोनों फाइल्स यहाँ पे मर्ज हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक फाइनल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। फाइनल नाम का वेरिएबल आ गया, जैसे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इसके अलावा मैं अगली वाली फाइल को भी यहाँ पे मर्ज करने वाला हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। हमारे पास अगली जो फाइल है उस फाइल का नाम है एरिया। ठीक है, एरिया इसके साथ कंबाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी एक स्टेट नाम का कॉलम है। ठीक है, स्टेट नाम का कॉलम है, तो हम इसी वेरिएबल का, इसी कॉलम का यूज करने वाले हैं कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इस डेटा सेट में देखते हैं, ये वाला जो डेटा सेट है आपका फाइनल, इसमें क्या है। अगर मैं इसको रन करूं तो इसमें आपके पास स्टेट रीजन है, एब्रीविएशन है, एजेस है ना। ये दोनों ही, स्टेट के नाम से भी एक कॉलम है और स्टेट रीजन के नाम से भी एक कॉलम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स हम दे देते हैं जो दोनों में मैच करते हैं। तो यहाँ पे क्या मैच करता है, एरिया में स्टेट मैच करता है। ठीक है, और फाइनल में भी स्टेट मैच करता है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ pd.merge। हमारे एक डेटा सेट का नाम है फाइनल और एक डेटा सेट का नाम है क्या, एरिया। ठीक है, लेफ्ट में उसका नाम क्या है कॉलम जो कॉमन है, तो लेफ्ट में उसका नाम स्टेट है, और राइट में क्या नाम है, राइट में भी स्टेट है ना, दोनों में स्टेट है। तो स्टेट और एंटर कर दिया। तो अभी आप फाइनल वाले डेटा सेट को देखो तो सारे कंबाइन होकर के यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि स्टेट जो है वो तो ठीक है, एब्रीविएशन और स्टेट रीजन करके जो चीजें आ रही हैं, दो कॉलम आ रहे हैं, ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो इसमें से हमें एक की जरूरत नहीं, हम चाहें तो एक को रिमूव कर दे क्योंकि दोनों सिमिलर वैल्यू रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स इज इक्वल और एब्रीविएशन। ठीक है, कॉलम का नाम, एंटर। तो एब्रीविएशन कॉलम को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, एब्रीविएशन, आई थिंक स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ए डबल भी होना चाहिए था, कोई बात नहीं। और फाइनली इसे वेरिएबल में रख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप कुछ डेटा सेट्स अपने पास रखो इस तरीके के, और उन डेटा सेट्स को मर्ज करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि यहाँ पे फाइल्स को मर्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ CSV फाइल जो हमने इंपोर्ट करी थी उस CSV फाइल को यूज करके नॉर्मल ऑपरेशंस करना सीखते हैं पांडास में। इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। देन हमारे पास डेटा सेट है DF के नाम से, ये डेटा सेट है। ठीक है, DF में आप देख सकते हो कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, बेसिक आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपके पास शेप नाम का एक फंक्शन है, शेप बता देगा। अगर आप इस पे इंडेक्स नंबर लगा दो तो एक एक करके भी दिखा देगा। जैसे ये रोज है, मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि मैं प्रिंट और यहाँ पे लिखूँ रोज और ये रोज दिखा दे, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ और बोलूँ कॉलम्स, तो यहाँ पे शेप में 1 लिखना पड़ेगा मुझे। तो इस तरीके से रोज और कॉलम्स आप देख सकते हो, डायरेक्ट शेप देख सकते हो। इसके अलावा df डॉट साइज, आपको साइज पता चल जाएगा, एंड df डॉट ये मेमोरी साइज है, कितना कंज्यूम कर रहा है, हर एक आइटम कितना स्पेस ले रहा है, वो कॉलम्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कॉलम्स लिखा C, तो सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगर आपको पता करना है कितने कॉलम्स हैं तो आप यहाँ पे लेन फंक्शन लगा सकते हो, ये काउंट करके बता देगा। देखो 111 कॉलम्स हैं, वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे df डॉट डी टाइप्स करके सभी कॉलम्स का डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप्स हम कैसे चेक कर पाते हैं। सारे इंटीजर, फ्लोट और ऑब्जेक्ट इस तरीके के दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया डी टाइप्स इज इक्वल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है एक, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये देखो, तो जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां फॉल्स और जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे मास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, आप इस पूरे को उठा के DF के पार्ट के अंदर भेज दो, स्क्वायर ब्रैकेट के, तो जो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास जो लिस्ट थी DF डॉट टाइप्स
उसके अंदर पास करना था इसको, ये भी एक मिस्टेक है। ये देखो, तो आई थिंक कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, सारे आ गए, आपको इस तरीके से पास करना है। तो df डॉट डी टाइप्स करके जो लिस्ट आ रही थी उसमें से आपको ये वाली लिस्ट निकालनी थी सिर्फ। मैं एक बार इसको अलग से भी प्रिंट कर देता हूँ। df डॉट डी टाइप्स, ये रहा, ये सारे कॉलम्स हैं, 111 कॉलम्स हैं, सभी का यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगाया ऑब्जेक्ट इक्वल, तो उसने ट्रू फॉल्स में वैल्यू दी। फिर df डॉट डी टाइप्स के अंदर मैंने पास कर दिया, इसको मास्किंग कर दी, तो जो ट्रू थी वैल्यूज वो आ गई यहाँ पे। तो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको निकल करके मिल जाएंगे। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो इसका डेटा सेट निकालना, तो पहले तो आप इसका इंडेक्स निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे तो इन सभी के इंडेक्स आ जाएंगे। इंडेक्स का मतलब वो एक तरह की लिस्ट थी, है ना। जैसे अगर आप इसको देखो तो ये कॉलम में ये वैल्यूज हैं और ये इसके इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्सेस हैं, है ना, सीरीज की तरह समझो इसको, ये सीरीज है तो इंडेक्सेस हैं। तो सारे इंडेक्स कैसे निकलते हैं, इंडेक्स लगा दो, इंडेक्स नाम का फंक्शन है, इसी के आगे सारे इंडेक्सेस आ गए। और अगर आपको ये इंडेक्सेस का डेटा चाहिए तो आप डीएफ के अंदर इसको पास कर दो ऐसे करके, तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 24 कॉलम्स है और एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के हिसाब से हमने फिल्टर किया कि मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट के चाहिए थे, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिल्टर होकर के आ गए, ठीक है। तो आप डेटा टाइप के हिसाब से भी डेटा में से फिल्टर लगा सकते हो। इसके अलावा आप ऑपरेशन कर सकते हो कॉलम वाइज। जैसे डीएफ मैंने लिया, ये मेरा मेन डेटा सेट है, ये जो है इसको मैंने कहीं स्टोर तो कराया नहीं है, ये सिर्फ मैंने आउटपुट में देखा है। डीएफ मेरा अभी भी कंप्लीट वही है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक कॉलम का नाम लिखता हूँ तो वो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, एक कॉलम आ रहा है यहाँ पे, सारी वैल्यूज उसकी आ रही हैं। अगर मैं कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहता हूँ तो मैं वो इंडेक्स नंबर ले आ सकता हूँ। अगर मैं इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10:20, तो आप देखो 10 से 20 तक की रेंज की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। और अगर मैं कोई फंक्शन यहाँ पे लगा दूं, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया कि ग्रेटर देन 1000 लिख देता हूँ, वैल्यूज आए, तो देखो अगेन ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आए। जब भी ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आए तो आप समझो उसकी मास्किंग कर सकते हैं। तो मास्किंग का मतलब क्या है, इसको हम डेटा सेट के अंदर पास कर सकते हैं ऐसे। तो जहां जहां ट्रू मिलेगा वहां वहां की वैल्यूज उठा के ले आएगा, ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी थी, 39,000, अभी कितनी आ रही है, 235। क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 1000 से ग्रेटर की कंडीशन लगी है। तो अब जो इंस्टॉलमेंट ग्रेटर देन 1000 होगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसमें और भी कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे मल्टीपल कॉलम, जैसे यहाँ पे ग्रेड दिखा रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ऐसे करके सारे ग्रेड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट इसके अंदर लगाया, ये रहा ब्रैकेट, और यहाँ पे एंड लगा दिया। मैंने कहा कि एंड, दूसरे ब्रैकेट में मैंने df डॉट ग्रेड फंक्शन को कॉलम को कॉल किया और बोला कि a होना चाहिए, ठीक है। तो अब दो कंडीशन लग गई। तो अब देखो यहाँ पे ऑल लिमिटेड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में देखते हैं, देखो 46 आ रहे हैं, क्योंकि अब दो कंडीशंस लगा दी मैंने, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंडीशंस लगा सकते हो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा और उसका डेटा यहाँ से फेच होकर के आ जाएगा। अब अभी भी सारे कॉलम्स आ रहे हैं, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो इसके आगे आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाओ और अपने कॉलम के नाम दे दो। जैसे मैंने कहा कि आईडी ले आना, इंस्टॉलमेंट ले आना और ग्रेड ले आना, 3 कॉलम ले आना बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लिस्ट लगानी पड़ेगी, 2 ब्रैकेट लगाने, और देखो 3 कॉलम्स फेच होकर के आ गए। तो इसका यूज करके मैंने रो में कंडीशन लगाई और इधर मैंने कंडीशंस लगा दी कॉलम पे कि मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए। देखो तो 3 कॉलम आ रहे हैं और रोज इतनी आ रही है। तो ये एक छोटा सा डेटा मैंने निकाल लिया। तो आप इस तरीके से रो और कॉलम फिल्टर कर सकते हो अपने डेटा सेट से, ठीक है। वैसे भी अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिखना है df डॉट या ब्रैकेट के अंदर 2 आप स्क्वायर ब्रैकेट लेना, लिस्ट पास करनी है आपको। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉलम ले लेते हैं, एक बार डेटा सेट चेक कर लेते हैं कौन कौन से कॉलम है। टर्म है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। मैं यहीं पे कॉलम को प्रिंट कर देता हूँ लास्ट में। एक df डॉट कॉलम्स रन कर देना, अब यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे चाहिए लोन अमाउंट, कॉमा मुझे चाहिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट एंड टर्म चाहिए, टर्म में टी स्मॉल है, एंड देन यहाँ पे चाहिए ग्रेड, ठीक है। एंटर कर दो। तो देखो 4-5 कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं, रो सारी आ रही हैं। अब रोज पे भी आप चाहो तो इधर से भी स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने बोला कि 2 से लेकर के
10 तक की रोज चाहिए। तो देखो 2 से 10 तक की रोज आ रही हैं। तो कॉलम पहले सेलेक्ट कर लो और बाद में रोज की स्लाइसिंग कर दो, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा 2 से 10 तक 2 के गैप से चाहिए, तो भी देखो पॉसिबल है। 2 से 10 तक 2 के गैप से रोज आ रही हैं। तो आप कॉलम फिल्टर कर सकते हो, रोज फिल्टर कर सकते हो, और इसको चाहो तो किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने इसको न्यू में स्टोर कर लिया, तो अब मेरे पास नया डेटा आ गया है, जिसमें मतलब डेटा सेट बना लिया मैंने, उसी में से निकाल करके 4 कॉलम है बस, बाकी कॉलम्स मैंने यहाँ से हटा दिए। अगर कभी किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो df.drop, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे कॉलम का नाम। तो जैसे मैंने लिख दिया इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे आपको बस लिखना है एक्सिस 1, ठीक है, एक्सिस इज इक्वल 1 कॉलम वाइज। तो ये क्या करेगा, डीएफ में से इंस्टॉलमेंट कॉलम को डिलीट कर देगा। ये देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट था, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल कॉलम चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स की लिस्ट पास कर दो। जैसे मैंने कहा कि कॉमा करके मुझे आईडी कॉलम को भी डिलीट करके दो, तो आप यहाँ ऐसे करके मल्टीपल कॉलम, देखो आईडी कॉलम भी यहाँ से डिलीट हो गया। तो बेसिकली आप कॉलम ड्रॉप कर सकते हो, एक कॉलम ड्रॉप कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम ड्रॉप कर सकते हो, इस तरीके से। इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो आप। एंड अगर आप मल्टीपल कॉलम फैच करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, और भी तरीके हैं सिंगल रोज, सिंगल कॉलम्स, मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स को फैच करने के। आप df.log फंक्शन लगा सकते हो, लॉग फंक्शन भी है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो अपने किसी कॉलम का नाम। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, तब भी ये कॉलम को फैच करके ले आएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे एल ओ को हम एल ओ सी को यूज़ करते हैं रोज फिल्टर करने के लिए। मैं यहाँ पे रो का नंबर दे सकता हूँ, तो एक रो आ जाएगी, देखो 2 नंबर की रो, तो न्यू डेटा में से 2 नंबर की रो आ गई। अगर मैं यहाँ पे डीएफ दे दूँ तो ये 2 नंबर की रो का सारा डेटा ले आएगा, ठीक है। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। जो ये डेटा है ना, ये पूरा एक सिंगल रो उठा करके ले आता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लॉग को कोई पर्टिकुलर रो उठाने के लिए। और अगर आप चाहो तो यहाँ रेंज दे सकते हो 2 से 10 तक, 20 तक। तो ये देखो सारी रोज ले आया, कॉलम सारे वही हैं। यहाँ पे भी कॉलम पे भी फिल्टर लगा सकते हो आप। तो कॉलम पे फिल्टर लगाने के लिए आपको लिखना है कॉमा, और फिर यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया कि मुझे लोन अमाउंट कॉलम चाहिए बस, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, सिंगल कॉलम पास कर दो यहाँ, लोन अमाउंट, तो सॉरी AMNT, ठीक है। तो सिंगल कॉलम भी आप ला सकते हो, और मल्टीपल कॉलम्स के लिए रेंज देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा लोन अमाउंट से लेकर के ग्रेड तक सारे कॉलम्स ले आओ, तो आप यहाँ पे सारे कॉलम्स ला सकते हो। सी लोन अमाउंट से लेकर ग्रेड तक के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। लॉग एक फंक्शन होता है पांडास में, जो रो और कॉलम को फिल्टर करने के लिए यूज होता है उनके नाम से। अगर आप इंडेक्स नंबर से चाहते हो तो आप iLock यूज कर सकते हो, तो फिर ये इंडेक्स नंबर ले लेगा। तो अभी यहाँ पे नाम था 2 3 4 5 इंडेक्स, इंडेक्स का नाम भी वही था। कॉलम के नाम अलग हैं, यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करूंगा कॉलम का। तो जैसे मैंने कहा 2 से लेकर के और 5 तक के मुझे रोज कॉलम चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अभी ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है, मतलब इंडेक्स का यूज कर रहा है, फिर ये कॉलम के नाम नहीं ले रहा है। तो आप iLock भी यूज कर सकते हो इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग का यूज करके फेच करने के लिए, और आप लॉक यूज कर सकते हो जो डेटा सेट में रो और कॉलम के नाम है उसके हिसाब से फेच करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोज करना मैंने आपको बता दिया, किसी कॉलम को डिलीट करना मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहो किसी रो को डिलीट करना तो आप लिखोगे df.drop, ड्रॉप फंक्शन को लिखोगे। मल्टीपल कॉलम्स कैसे डिलीट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। रोज डिलीट करने के लिए आपको रोज लिखने, जैसे मैंने कहा 1, 3, 5, 8, ये रोज डिलीट करना, और एक्सिस क्या दे देना, एक्सिस दे देना 0, ठीक है। तो 1, 2, यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 3, 5, 8 लिखा हुआ है, तो 3, 5, 8 इसने डिलीट कर दिया। तो आप ऐसे करके रोज डिलीट कर सकते हो, ठीक। ड्रॉ फंक्शन है मल्टीपल रोज को डिलीट करने के लिए, मल्टीपल कॉलम्स को डिलीट करने के लिए, रेंज को डिलीट करने के लिए। आप चाहो तो कॉलम्स और रोज के हिसाब से भी रेंज बना के डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट, ठीक है, iLock लिखा, और यहाँ iLock में मैंने पास किया कि मुझे क्या करना है, रोज तो सारी, कॉलम में 9 के बाद से सारे कॉलम उठा लेने और वो डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये कॉलम है क्योंकि, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्सिस 1 लेना पड़ेगा। तो देखो 9 के बाद के सारे कॉलम्स डिलीट हो गए।
इसके अलावा जैसे हमारे पास डेटा है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत सारी हैं, तो आप उसका डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आप लिखोगे ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और किस कॉलम के हिसाब से डुप्लीकेट से रिमूव करना है तो आप कॉलम का नाम लिख दो, जैसे मैंने कहा ग्रेड, और यहाँ पे लिखोगे कीप, तो फर्स्ट ऑकरेंस रखेगा और बाकी हटा देगा। देखो तो हर एक का आप देखो यहाँ पे 7 रोज हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस आ रहा है, हर एक का बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, और अगर आप चाहते हो कि नहीं लास्ट ऑकरेंस चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पे लास्ट लिख दोगे, तो ग्रेड में हर एक का लास्ट ऑकरेंस आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल दोनों भी कंसीडर ना करे, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ यूनिक आएंगे, और यूनिक कोई है ही नहीं, सभी कोई कभी न कभी रिपीट हुए हैं। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन यूज कर सकते हो डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है ग्रुप बाई करके। ग्रुप बाई फंक्शन ग्रुप करता है डेटा को। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड कॉलम दे दिया पास करके, ठीक है, मल्टीपल कॉलम देना हो तो आप लिस्ट बना के दो, एक ही कॉलम देना तो आप ऐसे दे सकते हो। तो ये ग्रेड के हिसाब से ग्रुप करेगा। अब ग्रुप करके करना क्या है, मैंने कहा काउंट निकालना है, सिंपल। तो जब काउंट निकालेगा तो आउटपुट में सारे कॉलम दे देगा। ये देखो ए बी सी सभी दे देगा, 3 कॉलम थे तीनों दे दिया। तो मैंने कहा नहीं एक ही कॉलम का दो, क्योंकि सबका सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टर्म, तो एक कॉलम आया सी। तो ये बेसिकली उसने ग्रेड के हिसाब से ग्रुपिंग करी और बताया कि ए ग्रेड कितने हैं, बी ग्रेड कितने हैं, सी कितने हैं, डी कितने, काउंट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे सम करना चाहते हो, ग्रेड वाइज सम करना चाहते हो, तो यहाँ पे सम लिखो, सम। और किसका सम करना चाहते हो, तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट का सम करना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टॉलमेंट वाला मुझे चाहिए। तो देखो ग्रेड के हिसाब से इंस्टॉलमेंट का टर्म आ गया। अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हो टर्म के अकॉर्डिंग, तो टर्म लगा दो यहाँ पे। तो हमारे पास देखो दो ही टर्म है, 36 मंथ्स का और 60 मंथ्स का, तो दोनों का ग्रुपिंग कर देगा ये, है ना। और अगर आप मल्टीपल कॉलम्स चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा कि मुझे ग्रेड के हिसाब से टर्म्स का इंस्टॉलमेंट का एडिशन दिखाओ, है ना। तो ये ग्रेड और टर्म दोनों को कंसीडर करेगा। यहाँ पे देखो ए ग्रेड में दोनों का टर्म दिखा रहा है, दोनों टर्म का सम, बी ग्रेड में दोनों टर्म का इंस्टॉलमेंट का सम, सी ग्रेड में दोनों टर्म का इंस्टॉलमेंट का सम, डी ग्रेड में दोनों टर्म का इंस्टॉलमेंट का सम, है ना। तो इस तरीके से ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करके आप अलग अलग तरीके से आउटपुट्स निकाल सकते हो ग्रुपिंग करके, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास पिवोट टेबल का फंक्शन होता है। पीडी डॉट आप पिवोट टेबल बना सकते हो। हमने लिखा पिवोट और टेबल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या रखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स इज इक्वल, और यहाँ पे आप कोई एक कॉलम दे दो, जैसे मैंने ग्रेड कॉलम दे दिया, ठीक है। ग्रेड को मैं इंडेक्स में रखना चाहता हूँ इसलिए। फिर मैंने लिखा कॉलम्स, और कॉलम्स में मैं क्या रखना चाहता हूँ, तो कॉलम्स में मैंने कॉलम दे दिया टर्म्स, कॉलम दे दिया टर्म, है ना। आई थिंक कॉलम का नाम था टर्म, ठीक है। तो सिर्फ ये दे देते हैं। इसके बाद कॉमा करके वैल्यूज में क्या रखना है, तो वैल्यूज में मैंने रख दिया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रख देते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट दिखा दो मुझे। अब ये जो इंस्टॉलमेंट आएगी इसमें लगाना कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए मैं लगा दूंगा एग्रीगेट फंक्शन इक्वल, मैंने कहा उसका सम निकालना और सम देना मुझे, ठीक है। और ये यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो। अभी आप रन कर दो, ठीक है। डेटा, यहाँ पे डेटा नहीं पास किया है मैंने, आपको डेटा भी बताना पड़ेगा। डीएफ के साथ मुझे कॉल करना है इसको, तो डीएफ क्यू में न्यू ले लेता हूँ, ठीक, न्यू डेटा पे कर रहा हूँ मैं, ये लो। तो इसने पिवोट टेबल बनाया 36 और 60, यानी टर्म को उसने कॉलम में रखा, ग्रेड को उसने रो में रखा, और उसने इंस्टॉलमेंट का सम निकाल दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो पिवोट टेबल बना सकते हो, किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप पिवोटिंग कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, पावरफुल फंक्शन है। बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, जैसे आप चाहो तो df डॉट सॉर्ट फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। सॉर्ट वैल्यूज यहाँ पे, और आप लिखो इंस्टॉलमेंट, तो ये सॉर्ट कर देगा, ठीक है, सॉर्ट वैल्यूज यहाँ पे। और अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉलन कॉलन और -1, ठीक है, जैसे हम करते आए हैं। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। जो जो कॉलम चाहिए वो इसके आगे लिख दोगे तो कॉलम आ जाएंगे। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का काउंट करना चाहते हो तो आप वैल्यू काउंट लगा सकते हो, जो वैल्यूज हैं वो काउंट करके आपको दे देगा वैल्यू काउंट्स, ठीक है। ये देखो,
तो इसने बी ग्रेड को काउंट कर दिया, ए ग्रेड को काउंट कर दिया। आपका जो कॉलम है, ग्रेड नाम का कॉलम है, उसमें कहाँ कहाँ पे कितने काउंट्स हैं, हर एक ग्रेड के अलग अलग वैल्यू काउंट्स कर देगा। सो गाइस, अगर आप पांडास की बात करें तो पांडास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, नंपाई में भी बहुत सारे फंक्शन हैं, बट बेसिक जो फंक्शंस हो सकते हैं पॉसिबल वो सारे मैंने इसमें कवर किए। बट इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शंस हैं। जब भी आपको पांडास या नंपाई की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अगेन एंड अगेन, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हेल्प लेके गूगल से या चैट जीपीटी से कर सकते हो। बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए जितना मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।